स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। तो इस क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे और शुरुआत करते हैं एक प्रॉब्लम से। उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है आप देखिए, मैं लिख देता हूँ। फाइंड द रिजल्टेंट of the following forces acting simultaneously at a point। तो इसमें फर्स्ट है a force of 50 Newton acting along OX axis। सेकेंड है a force of 40 Newton acting at an angle of 60 degree to OX axis। and third force है a force of 60 Newton acting 330 degree with OX axis। तो हम लोग प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, ठीक है बच्चों। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट। तो ये कह रहा है कि ये तीन तरह के 1 2 3 फोर्सेस हैं जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब हुआ एक साथ किसी पॉइंट पर लग रहे हैं। तो कोई पॉइंट हमने मान लिया, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स क्या कर रहा है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्टिंग अलोंग ओ एक्स एक्सिस। सपोज ये ओ पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी को बोल रहा है ओ एक्स। तो ओ एक्स के अलोंग 50 न्यूटन, मान लिया इतना ये 50 न्यूटन है, ठीक है। पहला फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 50 न्यूटन, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। सेकंड क्या है, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे लग रहा है। तो ये ओ एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ हम 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। इस पे हम लोग एक दूसरा फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का। ये जो सेकंड फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 न्यूटन। तीसरा एक फोर्स है, अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्टिंग अलोंग 330 डिग्री विथ ओ एक्स एक्सिस। ये यहाँ से ऐसे 330 डिग्री, कितना 330 डिग्री। ये तीसरा फोर्स है F3। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक पहला फोर्स 50 न्यूटन का ओ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा फोर्स 60 डिग्री पर, ओ एक्स से 60 डिग्री पर 40 न्यूटन का, और तीसरा फोर्स जो है 330 डिग्री पे 60 न्यूटन का लग रहा है। तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताना है, ठीक है। तो ये मान लिया ओ एक्स एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा ओ वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है।
ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर रिजल्टेंट निकालना है तो उसका दो तरीका है, उसका एक्स कंपोनेंट निकाल देंगे, फिर उसका वाई कंपोनेंट निकाल देंगे, फिर दोनों का जो रूट अंडर स्क्वायर करके जो सम आएगा वही सम हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम तीनों फोर्सेस को एक्स एंड वाई कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो वो रिजल्टेंट का एक्स, अगर एक्स में तीनों फोर्सेस को लेंगे तो वो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा। तो हमको रिजल्टेंट का जैसे एक्स कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले फोर्स का एक्स कंपोनेंट, दूसरे फोर्स का एक्स कंपोनेंट और तीसरे फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा। तो पहला फोर्स देखिए, पहला फोर्स तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो ये 50 न्यूटन हो गया सीधा सीधा। दूसरा फोर्स 40 न्यूटन, ये है 60 डिग्री पर। तो मैंने बताया था कि जो थीटा के साइड जो फोर्स होगा वो कॉस थीटा हो जाता है, यानी एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F2 कॉस थीटा, यानी 40 न्यूटन कॉस 60 डिग्री। और ये थीटा के अपोजिट जो है, जैसे ये वाई एक्सिस, इसके अलॉन्ग क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो पहले हम एक्स के अलॉन्ग दिख रहे हैं, तो F2 अगर 60 डिग्री बना रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F2 यानी कि 40 कॉस 60 डिग्री, ठीक है, प्लस अब ये तीसरा फोर्स, तीसरे फोर्स को हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ से कॉस, ये कितना 330 डिग्री है, और पूरा एक सर्कल होता है, एक सर्कल जो पूरा होता है, तो इस पूरे सर्कल में कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक 330 हो गया, यहाँ तक ये पूरा जब ये घूम जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 330 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका जो कंपोनेंट करेंगे F3 का, तो x के अलॉन्ग तो हो जाएगा 60 कॉस 30, 60 इंटू कॉस 30 डिग्री। मैंने बताया था कि थीटा के साइड क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे इधर, इधर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो 60 इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 50 प्लस 40 इंटू कॉस 60 कितना होगा, 1/2 प्लस 60 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये 2 से चला गया, 20 बचा, ये 2 से चला गया, कितना हो गया, 30 हो गया, यानी 50 प्लस 20 प्लस 30 √3, दैट मीन्स 70 प्लस 30 √3। ये हमारा हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरह से वाई कंपोनेंट निकालना है, तो वाई कंपोनेंट में क्या होगा, अब F1 सिर्फ x के अलॉन्ग है 50 न्यूटन, यानी y के अलॉन्ग कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है। यानी अगर कोई फोर्स सिर्फ x के अलॉन्ग हो तो y के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट जीरो होगा, अगर वो सिर्फ y के अलॉन्ग हो तो x के अलॉन्ग जीरो हो जाएगा। तो इसलिए F1 का y के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F2 का क्या होगा, F2 का जैसे थीटा के अलॉन्ग क्या बोले थे, कॉस थीटा, और थीटा से दूर जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी F2 ये 40 कॉस थीटा इधर हुआ था, तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, 40 साइन थीटा, कितना होगा, 40 साइन 60 डिग्री, प्लस क्या होगा, ये, तो ये 30 था, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ये निगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाई का है, ये निगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर हम कॉस छोटे वाले एंगल से लेंगे तो इसको अपने आप हम इसके आगे एक निगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। माइनस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 60 इंटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि इधर कॉस होगा तो ये अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, थीटा के अपोजिट में साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 40 इंटू साइन 60 कितना हो गया, √3/2 माइनस 60 इंटू साइन 30 कितना हो गया, 1, यानी ये क्या हो गया, ये 2 से चला गया 20, यानी 20 √3 माइनस 30, ये हो गया R/y आपका। और हम लोग क्या पढ़े थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रूट अंडर
RX² प्लस RY²। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर कर देंगे तो वो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और बताया था कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यानी थीटा का एंगल क्या होगा, ये होता है RY/RX, यानी थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स RY डिवाइडेड बाई RX। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपसे छूट रहा है तो आप इसको पॉज करके और फिर से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, रिजल्टेंट कैसे निकलता है कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। 3 डायमेंशन में किसी का कंपोनेंट कैसे दिखेगा। अभी तक हम लोग ने 2 डायमेंशन में देखा था, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। अब सपोज जेड कंपोनेंट भी आ जाए, एक ही वेक्टर को 3 कंपोनेंट में 3 डायमेंशनली उसको ब्रेक करना है, RX, RY, RZ, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर अ वेक्टर ए इन स्पेस। जहाँ स्पेस लिख दिया उसका मतलब क्या हो गया कि 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। तो एक वेक्टर है जो कि स्पेस में है, उस वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर ए। इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। इसके कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, ए एक्स होगा, ए वाई होगा एंड ए जेड होगा। एंड लगा देते हैं, एंड ए जेड एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो जैसे कि 3 डायमेंशनली शो करने के लिए हम लोग ऐसे शो करते हैं। सपोज एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया और इसको हमने जेड एक्सिस मान लिया। और कोई वेक्टर यहाँ पे है सपोज, जो कि ए वेक्टर, क्या है ये, ए वेक्टर है। तो इसका कंपोनेंट हमको तीनों एक्सिस पे निकालना है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे ए एक्स। उसी तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा उसको कहेंगे ए वाई, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसको क्या कहेंगे, ए जेड। ठीक है, तो ए को हम अगर 3 कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो ए को हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, अब
सपोज ये वेक्टर जो है ये किसी, ये एक कमरा है, समझिए एक रूम है, रूम इसी टाइप का होगा, तो उसका डायगोनल है, सपोज ये और ये पॉइंट डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, उसको हम लोग मिला रहे हैं। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, रूट अंडर जो लेंथ तीनों होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, उसका क्या होता है, रूट अंडर होल स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्मूले पे अगर हम सिंपली कहें कि लेंथ ऑफ ए क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, चूँकि ये डायगोनल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मॉडुलस से हम लोग क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका आप प्रोजेक्शन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं तो वो मैं बतलाता हूँ आपको। ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है ये। अब क्या करते हैं, इससे एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, जैसे सपोज 3 डायमेंशन दिखाना है, तो ये एक कॉपी हो गई, तो इसका लेंथ ब्रेड्थ एंड सपोज यहाँ पे एक मैं हाइट लगा दूँ, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया ये पेन जो हो गया, ये पेन जो अपोजिट खड़ा है, इस पॉइंट पर अगर खड़ा कर दूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई वेक्टर है, तो इससे हम परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर डालेंगे, तो कुछ इस तरह से आएगा वो, ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब हम इसका नाम लिख देते हैं, जैसे ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखना है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये यहाँ से परपेंडिकुलर इस ऐसे कोई पॉइंट अगर गिरता है तो डेफिनेटली इस प्लेन से ये कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वही चीज़ है, आप समझिए। तो इस पे कोई भी लाइन होगा इस प्लेन पे, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा वो 90 डिग्री पे ही होगा, ठीक है। और ये एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, इसको मान लेते हैं हम आर। तो इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम लोग ओ आर क्यू में देख रहे थे, तो ओ आर क्यू में एक बात ये ध्यान दीजिए कि इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ आर क्यू। तो ओ आर क्यू में ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे हमने डाला है, तो ये 90 डिग्री है। तो हम ये तो निकाल लिए कि ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ओ क्यू, और ओ क्यू क्या है इसमें, ओ क्यू इसमें क्या है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इस ओ क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि
ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो अब आप देखिए ये वेक्टर ओ क्यू है और ये हो गया क्यू पी हो गया, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू ओ पी। ठीक है, यही हमारा मेन वेक्टर है जिसको हम लोगों ने, जिसका कंपोनेंट ब्रेक किया है। ठीक है, अब हम लोग को इसी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए पी क्यू क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा ए जेड, पी क्यू क्या हो जाएगा ए जेड, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यही इसका जेड कंपोनेंट होगा। तो ये हो गया ए जेड। ठीक है, तो अगर हम इसका कंपोनेंट निकालना चाहें, ए का कंपोनेंट निकालना चाहें, तो ये क्या होगा, रूट अंडर ओ क्यू का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, पहले हम लोगों ने ओ क्यू स्क्वायर को क्या लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और क्यू पी क्या है, पहले ही हमने देखा ए जेड है, तो ये हो गया ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया यहाँ से, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया। तो हम लोग ने दो मेथड से हम लोगों ने ए का मैग्नीट्यूड निकाला। पहला मेथड ये है जिसमें क्यूबॉइड के डायगोनल का यूज़ किया, और दूसरे मेथड में हमने प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल के इसको निकाला। तो दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए आपको याद रखना होगा कि अगर कोई वेक्टर है जिसका हम तीन कंपोनेंट एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में लेते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का समेशन उसका स्क्वायर रूट। जैसे ए एक्स ए वाई ए जेड अगर तीन कंपोनेंट है एक्स वाई जेड के अलॉन्ग, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सारे प्रॉब्लम इसी पे आपके सॉल्व होंगे, तो इसको आपको याद रखना है। अगर 2 डायमेंशन में लेंगे तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 डायमेंशन में लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़, हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा था, a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, के कैप। तो इस ए इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई ए जेड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, ए एक्स इंटू यूनिट वैक्टर आई प्लस ए वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड इंटू यूनिट वेक्टर की। तो वेक्टर को हम यूनिट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्स इसका जो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और आई कैप क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। ए वाई में ए वाई इसका मैग्नीट्यूड हो गया, जे क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। ए जेड हो गया मैग्नीट्यूड और के हो गया डायरेक्शन, के हो गया जेड एक्सिस के अलॉन्ग, आई हो गया एक्सिस के अलॉन्ग, और जे हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो हम लोग किसी वेक्टर को ऐसे भी दिखला सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो रूट अंडर उसका स्क्वायर का समेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फिज़िक्स बहुत इजी है, अगर आप इसको मन लगा के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ और मन लगा के पढ़ना होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। अब तक हम लोगों ने 2 डायमेंशन में वेक्टर को ऐड किया था, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं 3 डायमेंशन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग नोट्स भी मैं लिखाता जाता हूँ, अगर आप लोग अच्छे से नोट करेंगे तो आपका नोट्स भी अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग साथ साथ लिखते भी जाएंगे। सपोज देयर आर 3 vectors A, B and C in a space, and their sum is R। तो बोला जा रहा है कि 3 वेक्टर है स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, और उनका सम क्या है R है। तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में है 3 वेक्टर A, B एंड C और उनका सम R है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब R का X, अब R को A प्लस B प्लस C के फॉर्म में लिखने का मतलब हो गया इसका X कंपोनेंट, इसका X कंपोनेंट, इसका X कंपोनेंट, तीनों का X कंपोनेंट का सम क्या होगा R का X कंपोनेंट। उसी तरह से इन तीनों के Y कंपोनेंट का सम क्या होगा R के बराबर, R के Y कंपोनेंट के बराबर। इसका Z कंपोनेंट क्या होगा R के Z कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RX इज इक्वल टू AX प्लस BX प्लस CX। ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट लिख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह से RY को क्या लिख सकते हैं AY प्लस BY प्लस CY। उसी तरह RZ को क्या लिख सकते हैं AZ प्लस BZ प्लस CZ। यानी कि RX X कंपोनेंट R का क्या हो गया, तीनों के X कंपोनेंट के सम के बराबर। रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट क्या हो गया, तीनों के Y कंपोनेंट के सम के इक्वल। और रिजल्टेंट का Z कंपोनेंट क्या हो गया, तीनों के Z कंपोनेंट के सम के इक्वल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं RX प्लस RY प्लस RZ, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AX प्लस BX प्लस CX, इसका X कंपोनेंट तो यही तीनों का योग होगा, और इसका एंगल, इसका डायरेक्शन क्या होगा I कैप, यानी कि X एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, प्लस इसको लिख सकते हैं AY प्लस BY प्लस CY J कैप प्लस AZ प्लस BZ प्लस CZ इंटू K कैप। ठीक है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं AX प्लस BX प्लस CX I कैप प्लस AY प्लस BY प्लस CY J कैप प्लस AZ प्लस BZ प्लस CZ K कैप। ठीक है, ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन समझेंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, आप लोग नोट भी करते जा रहे होगे स्टूडेंट्स। अगर कुछ छूट जाता है, मैं जिस स्पीड से पढ़ाता हूँ आप नहीं समझ पाते हो या नहीं नोट कर पाते हो, तो आप वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसको देखो, फिर से दोबारा आप देख सकते हो। तो ये सिंपल था, X कंपोनेंट का सम, अगर कोई वेक्टर है वो 3 वेक्टर के ऐड के इक्वल है, तो उनके X कंपोनेंट का ऐड भी सेम होगा रिजल्टेंट के
एक्स के बराबर होगा, रिजल्टेंट के वाई के बराबर उनका वाई कंपोनेंट का सम होगा, रिजल्टेंट के जेड कंपोनेंट उसके तीनों वेक्टर के जेड कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। सपोज एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। सपोज एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से अल्फ़ा, ठीक है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, बीटा ऐसे होगा, ये वेक्टर है ना, तो ये पूरा वाई एक्सिस से इतना एंगल बनाएगा, ठीक है, ये गामा एंगल बना रहा है। तो अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है, तो इसका इधर अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे एक्स की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, ए एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, तो ए एक्स बाई ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल में लेंगे तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो इस केस में भी कॉस बीटा, जो कि ये कॉस गामा जो दिख रहा है, पहले हम लोग कॉस गामा ही ले लेते हैं। कॉस गामा क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस, बेस बाई हाइपोटेनियस, ए जेड बाई ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉस बीटा की बात की जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसी तरह से आप ए वाई बाई ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा एंड ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, ठीक है। तो यहाँ जो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं हेयर कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस बीटा कामा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए। यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए हो गया। अब यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने क्या बताया था 3 डायमेंशन में, उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका रूट अंडर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड यानी ए की वैल्यू निकलेगी। तो अब यहाँ से हम ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू रख देते हैं। ए एक्स क्या है, ए कॉस अल्फ़ा है, ए कॉस अल्फ़ा इसका स्क्वायर प्लस ए वाई क्या है, ए कॉस बीटा
इसका स्क्वायर एजेड क्या है ए कॉस गामा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से अब स्क्वायर कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब क्या हो गया इसका कंक्लूज़न हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो पॉज करके फिर से नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यानी डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम कितना होता है यूनिट होता है, एक होता है 1, यानी यूनिटी होता है। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम क्या होगा यूनिटी होगा। Therefore, the sum of the squares of the direction cosines of a vector is always यूनिटी। यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो उसको डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा। तो ये कह रहा है इन तीनों का सम क्या होगा 1 होगा, यूनिटी, जो हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं। ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए डायरेक्शन कोसाइंस को समझ लिए और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग पिछले क्लास का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, जितना मैंने अब तक पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा, और थ्योरी जितना स्ट्रांग होगा आप समझिए न्यूमेरिकल्स में उतना ही परफेक्शन आएगा, उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसलिए मैं जो पढ़ाता हूँ उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप नोट्स उसको बना लेते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट डाउन करके नोट बना लेते हैं, तो फिर उसको दोबारा पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार, बार बार पढ़िए, जितनी बार। देखिए मेनी बुक्स नहीं पढ़ना है, एक बुक को बार बार पढ़ना है। तो मैं तो बुक्स का भी ऑप्शन ख़त्म कर देता हूँ, मैं नोट्स बना देता हूँ। तो अगर आप मेरे नोट्स को भी बार बार पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब क्या है हम लोग पढ़ेंगे। तो ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।